हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त 2023 के पेपर के जूनियर लेवल के क्वेश्चंस को। जूनियर लेवल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग पेपर 1 के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 1 में जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आज का पेपर हम लोगों का जूनियर लेवल का है जो कि अगस्त 2023 का है, और इसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पाई होगा, एन नहीं होगा। पाई बराबर 22/7। क्वेश्चन है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। तो लंबाई यानी हमको दी है 176 सेंटीमीटर आयत की, चौड़ाई हमको दी है 56 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L गुणे B। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो लंबाई हो गई 176, चौड़ाई हो गई 56, बराबर पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर स्क्वायर। 22 से काटा 11 दूनी 22, 11 कम 11 बचा 6, 11 6 66। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 8 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 गुणे 56 गुणे 7 बराबर आर स्क्वायर। तो 56 को अब हम लोग वो कर देंगे, 56 को हम लोग 8 गुणे 7 लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 56 को हम लोगों ने तोड़ दिया। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा। अब 8 का यहाँ पे पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, यानी 8 गुणे 7। तो आर की वैल्यू हमें पता चल गई 8 7 56 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 56। तो 7 से काटा 7 8 56। तो 8 दूनी 16, 16 गुणे 22 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने पहले भी बात की है कि यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करना है। 6 दूनी 12, और देखेंगे इकाई के अंक में केवल और केवल फर्स्ट क्वेश्चन में 2 आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। आयत की लंबाई दी थी, चौड़ाई दी थी, कह रहा था आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सारी वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई ना करके 56 को तोड़ दिया, 8 7 56। 8 हमारा बाहर हो गया, 7 बाहर हो गया, 56 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या पता चल गई। वृत्त की परिधि निकालनी थी 2 पाई आर से, हम लोगों ने वृत्त की परिधि निकाल दी 16 गुणे 22 यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है विमाओं 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपए देने पड़ते हैं। पेंट कराने की लागत 1032 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कुल क्षेत्रफल पता होना चाहिए। कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लास्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इस साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इसको इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि x निकालने के लिए हम लोगों को क्षेत्रफल चाहिए। और क्षेत्रफल अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया होता है डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन क्षेत्रफल नहीं दिया है इसलिए हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये है पेंटिंग की दर। पेंटिंग की दर दी है 20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 20/100, क्योंकि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 20 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 नीचे आ जाएगा, 20/100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.20। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.20। अब पेंट कराने की कुल लागत कितनी है, 1032 है। लागत हम लोगों को दी गई है 1032 रुपए। अब लागत को अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 0.20 से हम लोग डिवाइड करेंगे, या जीरो बाद में, दशमलव के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसको हम लोग हटा देते हैं। यहां से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 1 0 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 कम 2 बचा 1, 2 6 12, 51 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोगों को क्षेत्रफल पता चल गया। लागत हम लोगों को 1032 दी थी, 0.20 जो हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा था उससे डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों को ये एरिया पता चल गया। इस जो विमाएं हम लोगों को दी है घनाभ की, उसका एरिया आ गया 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल अब हम लोगों को पता चल गया 5160 है। अब घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई बराबर 5160। 5160
2, लंबाई की जगह पे हम लोग रख देंगे 40, चौड़ाई की जगह पे रख देंगे 36, प्लस 36 गुणे x प्लस x गुणे 40 बराबर 5160। अब 40 और 36 है, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, तो 40 और 36 की यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये 40 और 36 की मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1440, प्लस ये हो जाएगा 36x और ये हो जाएगा 40x बराबर जो है 5160 के है। अब हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2580, यानी 1440 प्लस 36 और 40 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 76x बराबर 2580, यानी 76x बराबर हो जाएगा हमारा 2580 माइनस 1440। तो 2580 में से अब हम लोग 1440 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1140। 76x बराबर हो गया 1140, तो x बराबर 1140 बटे 76। तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 76 से 1140 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले पेंटिंग की दर दी थी 20 प्रति 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था 20 के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली 0.2 आ गई। लागत हमको लोगों को दी थी क्वेश्चन में यहाँ पे 1032 को हम लोगों ने 0.2 से डिवाइड किया, 5160 आ गया, यानी हमें घनाभ का एरिया पता चल गया 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का क्षेत्रफल हमारा हो गया 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया 2LB BH और HL वाला, यानी घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई बराबर 5160। इसको सॉल्व किया तो 76x बराबर 1140 आ गया, तो x बराबर 1140 बटे 76, यानी x की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। PQRS एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर PS, RQ बराबर RS। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जब भी इस तरीके से हम लोगों को दिया होगा PQ बराबर PS और RQ बराबर RS, तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं। तो यह हमारा चतुर्भुज कुछ बनेगा इस तरीके से, एक पतंग के आकार का, जिस तरीके से हमारी पतंग होती है उसी के आकार का बनेगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको नाम दे दे PQRS, तो PQ बराबर PS दिया है तो पतंग के में हम लोगों की ये भुजा बराबर होती है, और RQ बराबर RS दिया है तो इसमें पतंग में हमारी ये भुजा बराबर होती है। तो इसमें ये हमारा पतंग के आकार का चित्र बन गया। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो पतंग के अगर हम लोग विकर्ण देखेंगे बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो पतंग के अगर विकर्ण की बात की जाए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पतंग के जो विकर्ण है वो परस्पर लंब होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पतंग की बात की जाएगी तो इसके जो विकर्ण है वो परस्पर लंब होते हैं। PQ बराबर PS, यानी यहाँ पर PQ और PS बराबर है, और QR और SR बराबर है, यानी ये पतंग का चित्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ADB बराबर 25। तो हम लोग एक चित्र बना लेते हैं समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का मतलब है जिसके सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए, और जरूरी नहीं ये कोण हम लोगों के 90 डिग्री हो। 90 डिग्री होंगे तो वर्ग बन जाएगा। समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोण जो है वो बराबर नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे कोण 90 डिग्री के हों। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ABCD एक समचतुर्भुज हम लोगों को बन गया जिसमें कोण ADB बराबर दिया है 25, ये हम लोगों को दिया है 25 डिग्री। फिर है तो दो कोण BAD माइनस ABC का मान हम लोगों को बताना है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है, आगे क्वेश्चन में अगर आ जाता है। उसके अलावा जो इसके सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, और जो आसपास के कोण हैं जैसे कि अगर बात की जाए कोण D की और कोण A की, तो इनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इन 3 चीजों को हम लोगों को याद करना है। इसी 3 में से हम लोगों का जो कोई ना कोई फार्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हमें दिया है ये 25 डिग्री। अब ये जो है विकर्ण ये इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी ये 25 डिग्री है तो ये भी हमारा हो जाएगा 25 डिग्री। तो कोण ABC की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 प्लस 25 यानी 50 डिग्री। तो अब हमें कोण ABC की वैल्यू पता चल गई।
अब हम लोग कोड डी ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कोड बी ए डी की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम लोगों ने अभी बताया कि ये जो कोड है और ये कोड है, इसका योगफल जो है 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 में से 50 घटा देंगे तो हमें कोड बी ए डी की वैल्यू पता चल जाएगी 130 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 130 डिग्री कोड बी ए डी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए बी सी की वैल्यू चाहिए हमें, कोड ए बी सी की, यानी इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए अभी हम लोगों ने बात की कि जो सम्मुख कोड होते हैं वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी कोड ए डी सी बराबर हो जाएगा कोड ए बी सी के। तो कोड ए डी सी पता है 50 डिग्री, तो कोड ए बी सी भी हो गया 50 डिग्री। अब हम लोगों को निकालना है दो कोड बी ए डी, तो दो कोड बी ए डी माइनस कोड ए बी सी। तो दो बी ए डी की वैल्यू है 130, तो 130 माइनस ए बी सी की वैल्यू है 50, तो 260 माइनस 50 बराबर 210। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। समचतुर्भुज के बारे में हम लोगों को पता रखना है कि विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर बराबर समद्विभाजित करते हैं। उसके अलावा सम्मुख कोण हमेशा जो है इसके बराबर होते हैं, सम्मुख कोण जो है वो हमेशा बराबर होंगे, और आसपास यानी हम लोग आसन्न कोण जिसको बोलते हैं वो भी हमेशा बराबर होंगे। आसन्न कोण जो है वो भी हमेशा बराबर रहेंगे, और इसका विकर्ण जो है कोण को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा है, जो विकर्ण है वो कोण को समद्विभाजित करता है। तो कोण ए डी सी की वैल्यू निकालने के लिए आधा अगर 25 है तो पूरा 50 हो जाएगा। कोण बी ए डी के लिए हम लोगों ने निकाला है यह आसन्न कोण, अगर ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, 130 और 50 मिलकर 180 बनाएंगे। अब कोण ए बी सी चाहिए था, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 50 हो गया। अब हम लोगों को सारी वैल्यू पता चल गई, सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 210, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है पुराने पेपर्स में भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा 7, 7 के बाद अगली संख्या होगी हमारी 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आएगा यहाँ पर 10, 10 के बाद 11, फिर 11 क्योंकि 11 दो बार है, फिर आएगा 13, 13 के बाद आएगा 14, यहाँ पे 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, और 14 के बाद आएगा हमारा 15, 15 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 17, और 17 के बाद में आएगा 23। तो ये हम लोगों ने लिख लिया आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब सबसे पहले निकाल लेंगे बहुलक, क्योंकि सबसे आसान है बहुलक निकालना। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। यहाँ पर 11 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, यानी बहुलक हो गया हमारा 11। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे माध्यिका। तो माध्यिका के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। माध्यिका दो तरीके से निकाली जाती है, एक पदों की संख्या जब सम हो और एक पदों की संख्या विषम हो। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n बराबर है हमारा 12, जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला लगता है 1/2, ब्रैकेट में n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। तो ये हमारा होता है माध्यिका के लिए फार्मूला जब पदों की संख्या सम हो। तो यहां पर 1/2, n/2 का मतलब क्या हो गया 12, n हमारा 12 है, 12/2 वा पद, फिर प्लस 12/2 प्लस 1 वा पद, ये हमारा हो गया। तो से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 6 12, यहां से काट देंगे 6 बार में। तो ये हो गया 1/2 6वां पद, यानी छठा पद जो हमारा होगा, और प्लस 6 और 1 7, यानी 7वां पद। इसको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहे, शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है 12 है, 12 को 2 से भाग कर लो, छठा पद, और 1 जोड़ दो 7वां पद। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस ना करना चाहे तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके कर सकते हैं। छठा पद क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, छठा पद हमारा हो गया 11, 7वां पद हो गया हमारा 13। तो 11 और 13 हो गया हमारा 24। तो 2 से 24 को डिवाइड कर देंगे 12, यानी 12 आ गई हमारी माध्यिका। अब हमको निकालना है परिसर। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या। परिसर में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। बड़ी संख्या हमारी 23, छोटी संख्या हमारी 7, यानी 23 में से 7 गया तो 16 आ गया। तो हमें बहुलक पता चल गया, माध्यिका पता चल गई, और परिसर पता चल गया। अब हमको चाहिए इनका माध्य। तो माध्य का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों का योग और पदों की संख्या। पदों का योग यानी यहां पर बहुलक है हमारा 11, फिर माध्यिका है हमारा 12,
फिर परिसर है हमारा 16। अब पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 11 12 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39 और नीचे हो जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 13 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यहां पर हम लोगों ने आरोही क्रम में लिखा 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 23, यानी n जो है हमारा 12 सम है। तो सम के लिए शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर 12 को सीधे 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा। छठा पद देख लेंगे 11 और सातवां पद देख लेंगे 13, 11 13 को जोड़ के भाग कर देंगे, 12 आ जाएगी हमारी माध्यिका। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो बहुलक हो गया हमारा 11। परिसर बड़ी में से छोटा घटा देंगे, परिसर यानी 16 हो गया। अब पूछा माध्य क्या होगा, इन तीनों का माध्य पूछ रहा था, यानी बहुलक माध्यिका और परिसर का माध्य। बहुलक 11 माध्यिका 12 और परिसर 16 और 3 है पदों, यानी 3 पद है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x बराबर √198 इंटू √550 और y बराबर है, ये हमारा क्यूब रूट है, क्यूब रूट 99 और क्यूब रूट 363, तो 1/x और प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x बराबर √198 इंटू 1550, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से सबसे पहले इसको एक में ही करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों गुणा में है और दोनों रूट है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 198 गुणे 550। अब इसको हम लोग 198 के गुणनखंड कर लेंगे और 550 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 गुणे 9 गुणे 11, तो 11 निमा 99 और 99 दूनी 198, यानी 198 के गुणनखंड हो गए। अब 550 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणे 25 गुणे 11, ये हमारा हो गया 550 के गुणनखंड। 25 दूनी 50 और 50 और 11 की गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहां से 2 और 2 कॉमन बन गया, यानी 2 बाहर हो गया। 9 का वर्गमूल हो गया 3, यहां से 11 और 11 बाहर हो गया, यानी 11 आ गया यहाँ पर। अब 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो अब हम लोग इसकी गुणा कर लेंगे, 5 या 15 दूनी 30, 30 और 11 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 330, यानी x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 330। इसी तरीके से हम लोग y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्यूब रूट है 99 इंटू 363। अब 99 को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे तो ये क्यूब रूट है 9 इंटू 11 लिख लेंगे, यानी 11 निमा 99 और 363 के कर लेंगे तो 3 इंटू 11 इंटू 11, 11 11 की गुणा 121, 121 और 3 की गुणा 363। अब ये क्यूब रूट है, यानी यहां पर हम लोग इसको और अगर तोड़ेंगे तो 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं और एक ये 3 है, इसको पास पास लिख लेंगे, गुणा 11 गुणे 11 गुणे 11। अब 3 हमारा बाहर हो जाएगा, 3 का एक पेयर बन गया, एक 11 का बन गया, 3 गुणे 11 यानी हमारा हो गया 33। अब ये हम लोगों को y की वैल्यू पता चल गई। अब हमसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी, यानी 1/330 प्लस 1/y यानी 1/33, 1/x प्लस 1/y। तो x की जगह पे हम लोगों ने x की वैल्यू रख दी, y की जगह पे y की वैल्यू रख दी। तो यहाँ 330 है, यहाँ पे 33 है, हमें हर बराबर करने, यानी 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि 0 से 0 काट देंगे, 1/33 होगा। तो 10 से हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे। अब हर बराबर हो गया, तब हम लोग अंश को जोड़ सकते हैं, 10 और 1 11 हो गया, नीचे 330 हो गया, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 11 3 33, 0 यानी 1/30। अब 1/30 को हम लोग जब भाग करेंगे तो 3 को 1 से भाग करते हैं तो 0.3 आता है। अब 10 है, यानी 0.03333 इस तरीके से आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 30 को जब 1 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा 0.03333 करके अनंत तक चलता रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हम लोगों को लॉजिक समझना है। x की वैल्यू हम लोगों को दी थी √198 इंटू √550, क्योंकि दोनों में अंडर रूट है इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को एक साथ कॉमन लिख लिया। 198 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणे 9 गुणे 11, 550 के कर लिए 2 गुणे 25 गुणे 11, फिर हम लोगों ने वर्गमूल से बाहर निकाल लिया, x की वैल्यू 330 आ गई। इसी तरीके से ये क्यूब रूट था, तो हम लोगों ने इसके गुणनखंड करके 3 का पेयर बना लिया। 3 का पेयर बनाने के बाद 3 गुणे 11 यानी y की वैल्यू आ गई 33। अब 1/x यानी 1/330, 1/y यानी 1/33। अब हर बराबर करने के लिए हम लोगों ने 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से नीचे कर लिया, तो 10 और 1 11 हो गया, 330 नीचे, 11 से डिवाइड किया 1/30 यानी 0.033। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को दिया है
P बराबर 12.34 गुणे 10 की घात 10 माइनस 5.67 गुणे 10 की घात 9। अब यहां पर एक चीज देखना, यहां पर 10 की घात 10 है, यहां पर 10 की घात 9 है। अगर हम लोग घात सेम बना ले तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो P बराबर है 12.34 इंटू 10 टू पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 टू पावर 9। अब जब भी ऐसा सवाल दिया हो, सबसे पहला हमारा काम है हमारे जो घात है उसको हम लोगों को बराबर करना है, 10 की पावर को हम लोगों को बराबर कर लेना है। तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, 12.34 गुणे 10 की घात 10 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर वाले में हम लोग चेंज कर लेते हैं। जब घात बढ़ाते हैं तो दशमलव हमारा एक स्थान जो है बाईं ओर चला जाता है। यहां पर अगर हम लोग 0.567 लिख दें तो ये हमारी एक घात यहां पर बढ़ जाएगी, यानी 10 की घात 10 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी 10 की घात 10 है, यहां पर भी 10 की घात 10 है, यानी घात बराबर हो गई। अब डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि घात बराबर है तो हम लोगों ने इसको एक साथ लिख लिया और घात को अलग कर दिया। तो अब हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, 12.34 में से 0.567, तो ये हो जाएगा हमारा 11.773 गुणे 10 की घात 10। अब हमको आंसर चाहिए एक दशमलव में, ये हमारा पावर का साइन है, यानी ये 10 की घात 11 है, ये 10 की घात 10 है, ये 10 की घात 11 है और ये 10 की घात 10 है। तो अब हम लोगों को चाहिए है 1 पॉइंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बाईं ओर ला रहे थे दशमलव को तो एक जो है प्लस हो रही थी। अब यहां पर अगर हम लोग यहां पर बाईं ओर लाएंगे 1 पॉइंट इधर लेके आएंगे 1.1773, तो एक पावर हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 1.1773, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 की घात 11, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम लोग बाईं ओर बढ़ रहे हैं तो घात में प्लस होगा, दाईं ओर अगर बढ़ रहे हैं तो घात माइनस हो जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने बाईं ओर इंक्रीज किया इसको और घात को हम लोगों ने 10 की घात 10 बना लिया। अब दोनों को कॉमन में लिख लिया, घात को बाहर कर दिया, 11.773 गुणे 10 की घात 10 आया। फिर से हम लोगों ने एक दशमलव इधर कर लिया, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो 1 पॉइंट में है, तो 1 पॉइंट में हम लोगों ने चेंज करके इसको 10 की घात 11 बना लिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस संख्या से -1/4 की घात -1 को गुणा किया जाए ताकि -7/4 की घात -1 गुणनफल का व्युत्क्रम हो। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि x से -1/4 की घात -1 में गुणा की जाए, जिससे कि हम लोगों को इसका व्युत्क्रम यानी जो गुणा करने पे ताकि -7/4 की घात -1 का व्युत्क्रम प्राप्त हो। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस घात -1 है, यानी हम लोग पहले इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -4/7। इसको हम लोग समझने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, जब भी हम लोगों ने बात की थी कि जब भी माइनस घात होगी तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, -4/7 की घात 1 हो गया। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम हो, यानी इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो -7/4 हो जाएगी। तो ये गुणा करने पे कितना आ जाए, -7/4। वो कह रहा था किस संख्या से गुणा की जाए, हम लोगों ने मान लिया x से गुणा की जाए, किसमें, -1/4 की घात -1 में, ताकि -7/4 की घात -1 का गुणनफल व्युत्क्रम प्राप्त हो। तो -7/4 की घात -1 का मतलब हो गया 4/7 -4/7 की घात 1। अब इसका व्युत्क्रम करना है तो -7/4 व्युत्क्रम हो जाएगा। अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये -1/4 की घात -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 बराबर -7/4। जहां भी घात -1 लगी है तो हम लोग उसको उल्टा कर देंगे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारा चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 7/4 गुणे 4, यानी 7/16 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सिंपल सा, केवल आपको ध्यान रखना, जहां भी माइनस घात लगी है तो उल्टा हो गया, यानी -1/4 की घात -1 है, तो इसका मतलब हो गया ये लिखा है -4, उल्टा कर देंगे। ऐसे -7/4 की घात -1 है, तो इसका मतलब हो गया -4/7। अब इसका व्युत्क्रम कह रहा था तो हम लोगों ने इसको पलट दिया और इसको सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि 31, 36, 32 p² q की घात 5 r की घात 4 जहां p q r अभाज्य संख्या है तो p + q - 2r की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग करते हैं गुणनखंड। 31, 36 और 32 के सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से काटने पर ये हो जाएगा हमारा 15 और 2 × 2 बचा 1, 2 × 5 = 10, बचा 1, 2 × 6 = 12, बचा 1, 2 × 8 = 16
और ये 16, 15 68 16। अब इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78408। फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39204। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19602। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9801। फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 3267। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का ये 1 और फिर उसके बाद 1089। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, अब यहां पर लिख लेते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा ये 363। अब 363 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 121। फिर 11 से करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, फिर ये 11 1। यानी हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, 31 36 32 के गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद अब हम लोग इसको पावर के रूप में यहां पर लिख सकते हैं। सबसे पहले 2, अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 2 की घात हो गया 5 गुणे 3 देख लेते हैं 1 2 3 4, 3 की घात हो गया 4, 11 की घात हो गया 2। अब बराबर, अब हम लोगों ने इसको तोड़ के लिख लिया, गुणनखंड करके लिख लिया। बराबर क्या है, पी स्क्वायर क्यू की घात 5 गुणे आर की घात 4। अब जो घात हमारी सेम है उनका हम लोगों की वैल्यू हो जाएगी। जैसे पी स्क्वायर है 11 स्क्वायर है यानी पी की वैल्यू हमारी हो गई 11। क्यू की घात 5 2 की घात 5 यानी क्यू की वैल्यू हो गई हमारी 2। फिर आर की घात 4 और 3 की घात 4 यानी आर की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब हम लोगों को पी क्यू आर की वैल्यू पता चल गई। अब पी प्लस क्यू माइनस 2 आर निकालना है तो पी हो गया 11, क्यू हो गया 2 माइनस 3 आर यानी 3 दूनी 6, 11 और 2 13, 13 में से 6 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सेकंड, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले हम लोगों को गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड हम लोगों ने किया तो हमारा 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 4 गुणे 11 की घात 2 बराबर पी स्क्वायर गुणे क्यू की घात 5 गुणे आर की घात 4 आया। अब सेम घात जो है ये सेम है यानी पी की वैल्यू 11, ये सेम है यानी क्यू की वैल्यू हमारी 2 हो गई और ये 4 वाला सेम है यानी आर की वैल्यू हमारी 3 हो गई। फिर जो भी हम लोगों को जिसकी भी वैल्यू पूछी आएगी उसकी वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सुनीता द्वारा पी बोर्ड की परीक्षा के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 68 नंबर प्राप्त किए। यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। टोटल उसको कितने नंबर मिले, 72, 84, 96, 80 और 68। टोटल इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में हम लोगों को 8 6 14 4 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल गया 2, 7 2 9, 9 8 17, 17 9 26, 26 8 34, 34 6 40 यानी टोटल जो उसको अंक मिले हैं वो मिले हैं 400। तो टोटल जो अंक है 400। अब टोटल जो हम लोगों का पाई चार्ट बनाते हैं तो वो बनता है 360 डिग्री का, यानी 400 की वैल्यू जो हो गई हमारी 360 हो गई क्योंकि ये भी हमारा टोटल है और पाई चार्ट को डिग्री में अगर हम कहेंगे तो 360 होगी। तो एक अंक की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 360 बटे 400। अब कह रहा है गणित में प्राप्तांक, तो गणित में कितना है, गणित में पूछा गया है 96, तो 96 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग 0 से 0 को डिवाइड कर देते हैं, फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं 10, 24 चक्कू 96, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं या फिर 2 25 10 हो गया, ये 12 हो गया। अब ये हमारा हो गया 36 गुणे 12 बटे 5। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर 86.4। जब आप लोग इसको कैलकुलेशन गुणा करके भाग करेंगे तो 86.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस इतना लॉजिक लगाना है कि टोटल निकाल लेना है। टोटल हमारा 400 आया। अब टोटल अंक में हमारा 400 है, अगर हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे तो हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। अब 400 बराबर 360 के, तो एक अंक की वैल्यू हो गई 360 बटे 400। हमसे पूछ रहा गणित यानी 96 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 86.4 हम लोगों को आंसर मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है, इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को लंबाई दी है 1.2 मीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हम लोगों से सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब बेलन की लंबाई हमको पता चल गई।
आयतन हम लोगों को दिया है 4620। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 4620, तो वॉल्यूम की जगह हम लोग 4620 रख देंगे, पाई की जगह 22/7, आर हम लोगों को पता नहीं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एच हम लोगों को पता है 120 तो 120 रख देंगे। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4620 गुणे 7/22 गुणे 120। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जीरो को डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 से करेंगे 11 चौको 44, बचा दो 11 दूनी 22, फिर 2 से इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। अब ये बचा हमारा 3 से इसको कर देंगे, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणे 7/4, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 7 गुणे 7, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो आर की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो हमारा अंडर रूट हो जाएगा 7 गुणे 7/2 गुणे 2। अब पेयर बन गया यानी 7/2 सेंटीमीटर हम लोगों को पता चल गई यहां से त्रिज्या। अब जब त्रिज्या पता चल गई तो हम लोगों से पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 और एच की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है 120। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 22 गुणे 120। अब लास्ट में तो 0 हो जाएगा, 12 और 22 की गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, बचा दो 12 दूनी 24 और 2 26, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को लंबाई दी थी 1.2, या हम लोग कह सकते हैं हाइट, जिसको हम लोग बेलन में पढ़ते हैं 1.2 मीटर, इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, तो ये 120 सेंटीमीटर हो गया। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, आयतन हम लोगों को 4620 दिया था, पाई आर स्क्वायर एच करके आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली 7/2। आर की वैल्यू पता चल गई, हमसे क्वेश्चन में पूछा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोगों ने 2 पाई आर एच का फार्मूला लगा दिया, सारी वैल्यू को पुट कर दिया, 22 गुणे 120 यानी 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एफ, वी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जब भी त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात कही जाएगी तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि F बराबर 5 होता है त्रिभुजाकार प्रिज्म में, V बराबर 6 होता है, E बराबर 9 होता है। इतना चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब F, V और E की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। अब सारी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे जिसमें भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग देखते हैं F की वैल्यू 5, 2 इंटू V की वैल्यू 6 माइनस 3, E की वैल्यू 9, तो 5 को 20 हो गया, प्लस 6 दूनी 12 हो गया, 9 दिया 27 हो गया, 20 और 12 32 हो गया, 32 माइनस 27 5 हो गया, यानी पहला इक्वेशन हमारा गलत हो गया। 6 आना चाहिए था, 5 आ रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं 2F प्लस 3V माइनस 2E, तो 2F की जगह 5 प्लस 3, V की जगह 6 माइनस 2, E की जगह 9, तो 5 दूनी 10 प्लस 6 18 माइनस 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया, हमारा 10 आ गया और 10 ही हमारा आना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। तो तीसरा और चौथे को हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है त्रिभुजाकार प्रिज्म में F बराबर 5, V 6 और E 9 है। तो सभी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है तथा BQ एक किरण इस प्रकार है कि कोण QPA बराबर 7x और QP बराबर 5x, तब 8x माइनस 10 का मान निकालना है। तो रेखा AB इस तरीके से हम लोगों ने खींच ली, तो ये AB रेखा हो गई। अब इस पर एक बिंदु P इस तरह से है कि P हम लोगों ने एक बिंदु दे दिया कि कोण QPA बराबर 7x, तो इस तरीके से हम लोग इसको खींच लेते हैं और Q इसको हम लोग नाम दे देते हैं Q, तो QPA बराबर 7x, ये हमारा कोण 7x हो गया, और कोण QP बराबर 5x, QPB बराबर ये हमारा 5x हो गया। अब टोटल ये जो कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है, रिज कोण होता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल जो कोण है वो रिज कोण है। ये 7x है, ये 5x है, यानी टोटल अगर हम लोग कहेंगे तो ये 7x प्लस 5x हो गया, होता कितना है 180 डिग्री होता है। तो 7 5 12x हो गया, 12x बराबर 180 डिग्री हो गया, तो x बराबर हो गया 180/12 डिग्री, सॉरी 180/12, तो 12 से डिवाइड करेंगे 15 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो 8x माइनस 10 की वैल्यू पूछ रहा था,
तो 8x माइनस 10, 8 गुणे 15 माइनस 10, 15 और 8 120 माइनस 10, 120 माइनस 10 मतलब 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने फिगर बना लिया, एक रेखा खींच ली ए और बी, बीच में एक बिंदु दे दिया P और QP एक किरण खींच ली। अब कह रहा QPA बराबर 7x, QPB बराबर 5x, तो टोटली हमारा हो गया 12x, और ये जो कोण होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 12x बराबर 180 हो गया, x की वैल्यू 15 आ गई। 8x माइनस 10 की वैल्यू पूछ रहा था, हम लोगों ने सारी वैल्यू को पुट किया तो हमें यहां से आंसर मिल गया 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज को PQR, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज इस तरीके से बन गया PQR। अब कह रहा है भुजा PQ पर एक बिंदु S इस प्रकार स्थित है, ये S एक बिंदु हो गया कि RS बराबर PS बराबर QS, इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये अब हम लोगों से कह रहा है कि RS यानी ये हो गया RS बराबर PS, यानी ये हो गया PS बराबर QS, ये यानी ये तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं, और कोण QP बराबर 15 दे रहा है, QPR, तो ये QPR ये है 15 डिग्री। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये आपस में बराबर होगा, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। ये PRS ये हमारा हो जाएगा 15 डिग्री। ये 15 है, ये 15 है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। त्रिभुज PSR में, त्रिभुज PSR में हम लोग निकाल सकते हैं कोण PSR प्लस कोण PRS प्लस कोण RPS बराबर 180 डिग्री। तो ये हम लोगों को PSR निकालना है, PSR को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी हम लोगों को दो कोण पता चल गए हैं, 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर 180। तो ये 15 15 30 हो गया, 30 बराबर 180 डिग्री, और यहां से कोण PSR प्लस, तो कोण PSR बराबर हो गया 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री आ गया हमारा कोण PSR की वैल्यू। तो ये कोण हम लोगों को पता चल गया 150। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, ये पूरा जो कोण होता है 180 होता है, अगर ये 150 है तो ये बचा 30। अब सेम हम लोग जो हम लोगों ने इसमें फॉलो किया, सेम यही चीज यहां फॉलो करेंगे। इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, इसको हम लोग XX मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज QSR में, तो त्रिभुज QSR में कोण QSR प्लस कोण SQR प्लस कोण SRQ बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो QSR की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहां से, ये हमारी 30 हो गई, ये हमारा X हो गया, ये हमारा X हो गया बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 2x बराबर 180 माइनस 30, तो 2x बराबर 150, तो 2 से 150 को काट देंगे 75 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। अब हम लोगों को x की वैल्यू यहां से पता चल गई, यानी ये वाला जो कोण है ये 75 है और ये भी 75 है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा दो कोण PQR, दो कोण PQR माइनस PRQ, सॉरी PRQ, ये P है, तो दो कोण PQR ये 75 हो गया, 2 गुणा PQR की वैल्यू 75 माइनस PRQ, तो PRQ ये पूरा मिलकर बनेगा, ये इतना 15 था और ये हमारा 75 हो गया, यानी 75 प्लस 15, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 150, 150 में से 90 गया तो 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। सिंपली हम लोगों ने पहले चित्र बना दिया, इसमें एक बिंदु S दे दिया, S से R को मिला दिया। अब हम लोगों को इसमें QPR पता था 15 डिग्री, तो QPR ये कोण हमें पता था 15 डिग्री, और ये भुजा बराबर है, यानी इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये बराबर होगा, तो ये हमारा 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, 15 15 30 हो, ये 15 और 15 30 हो गया, तो ये हमारा 150 डिग्री हो गया ये वाला कोण। अब जब ये 150 हो गया तो टोटल हमारा 180 होता है, तो ये हमारा कोण QSR वाला ये कोण आ गया हमारा 30 डिग्री। अब इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने के ये है, तो x और x को मान लिया, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू 75 निकाल ली, ये भी हमारा 75 हो गया। फिर हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछी थी उसका हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपए में बेचता है उसे 20% की हानि होती है। जब वह वस्तु बी को 400 रुपए में बेचता है उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। वह दोनों वस्तुओं को 852 पर बेचे तो उसका कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगी। सबसे पहले हम वस्तु ए के लिए क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स। अब कह रहा है इस पर 20% हानि होती है यानी बचा 80/100। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि हानि होती है तो घटा देंगे और बटे 100 करके विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से काट देंगे, 8 चक्कू 32 बचा 6, 8 अट्ठे 64 मल्टीप्लाई कर देंगे 48 गुणे 10 यानी 480 रुपए। ये आ जाएगा वस्तु ए के लिए। अब वस्तु बी के लिए हम लोग मान लेते हैं क्रय मूल्य वाई है। अब इसमें कह रहा 25% का लाभ होता है तो ये 125 हो जाएगा। 125/100 तो कितने पे बेचता है? 400 में बेचता है, क्वेश्चन में दिया है। तो 25 से काटा 25 25 125 25 चक्कू 100, 5 से इसको काट दिया, 5 अट्ठे 40। तो y बराबर हो गया 80 गुणे 4, 80 गुणे 4 यानी 320 रुपए। तो अब x का क्रय मूल्य हमें पता चल गया 480, y का क्रय मूल्य पता चल गया 320। अब टोटल हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल सीपी दोनों वस्तुओं का 480 प्लस 320। अब इनको जोड़ देंगे 0 0 8 2 10 4 3 7 1 8, 800 रुपए हम लोगों को पता चल गया टोटल ए और बी का क्रय मूल्य 800 रुपए। अब कह रहा है ए और बी को मिलाकर वो 852 रुपए में भी बेचता है तो कितने का लाभ हुआ? तो लाभ हमारा हो गया 52 रुपए का। 852 में से 852 में बेचा, 800 में खरीदा यानी 52 रुपए का उसे लाभ हो गया। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100। तो लाभ है हमारा 52, सीपी हमारा है क्रय मूल्य 800 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 52/8 और 52 को 8 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.5% यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स मान लेंगे हम लोग क्रय मूल्य। अब 20% की हानि हो रही है, 80 बचेगा, 80/100 यानी हमारा यहां से आ जाएगा क्रय मूल्य 480। इसी तरीके से y 25% का लाभ हो रहा है यानी 125 हो गया, 125/100 इसको सॉल्व किया तो y आ गया हमारा 320। टोटल सीपी यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारा हो गया 800, बेचा था उसमें 852 में, खरीदा 800 में यानी 52 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 52/800 गुणे 100 सॉल्व किया तो 6.5% यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे ये 2 नहीं होगा और यहाँ पर 1 सही 1/2 होगा। तो कह रहा 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में 15,972 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जितनी चीजें दी हैं वो लिख लेंगे। पी दिया है 12,000 रुपए तो पी 12,000 हो गया। ए यानी मिश्र धन दिया है 15,972 रुपए तो ये हमारा मिश्र धन हो गया। समय यानी एम दिया है हम लोगों को 1.5 वर्ष यानी इसको लिख सकते हैं 3/2 वर्ष। अब ये अर्धवार्षिक है, इसको हम लोग इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 वर्ष। अब समय आ गया हमारा 3 वर्ष। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a बराबर P 1 प्लस R/100 की घात n। ये हमारा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। 15,972 हम लोगों को दिया था मिश्र धन, मूलधन हमारा 12,000 था। 1 प्लस R हमको निकालना है, R को R रख देंगे बटे 100, घात हमारी 3 हो जाएगी क्योंकि समय 3 है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15,972 बटे 12,000 बराबर 1 प्लस R/100 की घात 3। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। इसको 12 से कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1331। अब ये हमारा 1331 हो गया, ये हमारा 11,000 हो गया यानी 1331 11 का क्यूब होता है, 1010 का क्यूब होता है। 11/10 का क्यूब हो गया, ये 1 प्लस R/100 की घात 3 हो गया। अब ये 11/10 बराबर, चूंकि हमारी घातें बराबर हैं इसलिए हमारा आधार भी बराबर हो जाएगा। अब हम लोग 1 का पंचांतर कर देंगे, 11/10 माइनस 1 बराबर R/100। अब ये हो जाएगा हमारा, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 11 माइनस 10/10 बराबर R/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 बराबर R/10 यानी R बराबर आ गया 10%। तो R हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है कि वह राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, यानी समय हमारा 3.5 वर्ष ही रहेगा, 3/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष ही रहेगा। अब ब्याज हमारी 10%। अब पहले हमारी अर्धवार्षिक थी, अब हमारी वार्षिक हो जाएगी यानी वार्षिक होने पर R हमारी 20% हो जाएगी। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे
क्योंकि 3/2 है इसलिए इस फार्मूले का ना यूज करके एक हम लोग दूसरा फार्मूला लगाएंगे जिससे हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। P 1+R/100 फिर 1+R/200, ये हो जाएगा हमारा 1.5 वर्ष का। तो P की जगह 12,000, 1+R की जगह 20/100, ये हो जाएगा 1+20/200। R की वैल्यू को रख दिया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 10 एलसीएम लिया, 10 2 12/10 हो गया। यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 और 2 22 हो गया। सही, यहां से 22/20 कर लें, फिर 2 से काट देंगे, ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 11/10 हो गया और इधर 12,000। तो अब हम लोग इधर देख लेते हैं 12,000, तो ये हमारा 1.2 हो गया अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें, गुणे ये हमारा 1.1 हो गया अगर हम लोग भाग करके लिखें। 12,000 गुणे 1.2 गुणे 1.1। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,840 रुपए। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम लोगों को P दिया था 12,000, ए दिया था 15,972, एन दिया था 1 सही 1/2 यानी 3/2 वर्ष, अर्धवार्षिक था इसलिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करके 3 वर्ष किया। फिर फॉर्मूला लगाया A बराबर P 1+R/100 की घात n का, सॉल्व किया तो R बराबर 10% आया। अब अर्धवार्षिक था R 20 हो गया। फॉर्मूला लगाया P 1+R/100 1+R/200, सबकी वैल्यू को पुट किया तो 12,000 गुणे 1.2 गुणे 1.1 यानी 15,840 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया है 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy बराबर, अब इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा bx², फिर x से इसकी करेंगे ये हो जाएगा 2xy, फिर a से इसकी करेंगे ये हो जाएगा abx, फिर a से इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 2ay। अब ये हमारा यहां पर हम लोग तुलना कर लेंगे bx² और 5x² की, तो b बराबर 5 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमें चाहिए तो हम लोग 2ay बराबर -8y रख देंगे, या हम लोग इस तरीके से अगर डायरेक्ट हम लोग कंपेरिजन नहीं कर पाते तो इस तरीके से कर लेंगे, y से y कैंसिल हो गया, 2a बराबर -8 हो गया, a बराबर -8/2 हो गया, तो a बराबर -4 हो गया। a की वैल्यू -4 पता चल गई, b की 5 पता चल गई, a माइनस b निकालना था तो a -4 b -5, -4 -5 -9 यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेरिजन कर लेना है, कंपेरिजन करके b की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू -4 आ गई, a माइनस b निकालना था यानी -9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। a की वैल्यू दी है, b की दी है, c की दी है, तो a प्लस b प्लस c की भी वैल्यू हम लोगों को दी है, तो 5p प्लस q माइनस r का मान क्या है। तो a की, तो यहां पर हमें सबसे पहले हमें दी है a प्लस p माइनस c बराबर px² प्लस qx² y² प्लस ry²। तो a की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहां पर x² 1 - 3y², b की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे xy² -2x, माइनस c की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 3y y - 4x² अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर हमारा px² प्लस qx² y² प्लस ry² रहेगा। ये हो गया x² माइनस 3x² y² प्लस ये हो गया x² y², ये हो गया -2x², ये हो गया -3y² माइनस 4 × 12 x² y²। अब बराबर में हमारा सेम यही चलता रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये 3x² y² प्लस x² y² माइनस 2x² माइनस 3y² माइनस को ओपन करके चिन्ह हमारे सारे बदल जाएंगे, बराबर px² प्लस qx² प्लस ry²। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये x², ये -2x², तो ये हमारा हो जाएगा -x²। अब ये -3x² y प्लस x² y प्लस 12x, तो 12 और 1 13, 13 में से 3 जाएगा 10 यानी 10x² y²। अब बचा -3y² यानी -3y² बराबर px² प्लस qx² प्लस ry²। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो p की वैल्यू हमें पता चल गई -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं तो -1 हो गया। q की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई, ये qx² y² है, तो ये x² y² यानी q की वैल्यू हमें पता चल गई 10। r की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, r की वैल्यू पता चल गई हम लोगों को -3। क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है 5p प्लस q माइनस r,
तो 5 गुणे -1 प्लस क्यू यानी 10 माइनस -3, तो ये -5 हो गया प्लस 10 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो 10 3 13, ये -5 प्लस 13, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन कर लेना, सबको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, लास्ट में सॉल्व किया तो यहां से कंपेयर कर लिया, तो p की वैल्यू -1, q की 10, r की -3, तीनों वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। -5 प्लस 13 यानी 8 हम लोगों का राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन 2, 3 और 11 से विभाज्य है? तो ये संख्या हम लोगों को दी है, इसमें हम लोगों को निकालना है 2, 3 और 11 से विभाज्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को लेके करेंगे। 2 से देखेंगे तो 2 से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, क्योंकि जिन संख्याओं के आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो सभी 2 से डिवाइड होती है, तो 2 से सारी हो रही। अब हम लोग 3 से देखेंगे। 3 के लिए हम लोगों ने बात की थी कि सभी अंकों का योग कर लेते हैं, जैसे सभी अंक संख्या यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद हम लोग सबका योग कर लेंगे। 9 प्लस यहाँ पे 9 1 2 6, इधर हम लोग लिख देते हैं 9 2 1 6 प्लस 9 6 3 6। अब सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 8 4 12, 12 4 16, 16 8 24, इसको जोड़ते हैं 9 8 17, 17 1 18, 18 2 20, 9 2 11, 11 1 12, 12 6 18, 9 6 15, 15 3 18, 18 6 24। अब योग जो 3 से डिवाइड है वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, 3 8 24, ये 3 से डिवाइड होगी। ये 20 है तो 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता, यानी ये संख्या हमारी हट जाएगी। 18 और 24 भी 3 से डिवाइड है, यानी अब हमारे पास ऑप्शन बचे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब 11 से देखना, 2 से हो गया, 3 से हो गया, अब 11 से देखेंगे। तो 11 के लिए हम लोगों ने बात की थी, जैसे 8 4 4 8 है, तो सम पदों का योग और विषम पदों का योग, जैसे ये और ये सम पदों का, यानी 8 4 12, ये 4 8 4 12, इन दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद अगर अंक हमारा 11 से डिवाइड हो या 0 आए तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, यानी ये 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 11 से भी होगी। दूसरे वाले को हमें चेक नहीं करना क्योंकि ये 3 से नहीं होगी। तीसरा देखते हैं, तीसरा है 9 1 2 6, तो 9 और 1 2 11, 6 और 1 7, यानी 11 माइनस 7 4 हो गया, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखते हैं 9 6 3 6, तो 9 3 12, 6 और 6 12, 12 19 12, यानी 0 आ गया, तो ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहली और चौथी जो है 2 3 और 11 तीनों से डिवाइड हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 से के लिए 0 2 6 4, 2 4 6 8 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड है। 3 से अंकों का योग कर लेंगे, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 11 से के लिए सम पद और विषम पदों का योग करके घटा देंगे, और घटाने के बाद अगर जो संख्या है वो 11 से डिवाइड है या 0 आ रही है तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। इसी चीज को हम लोगों ने फॉलो किया, हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, समीकरण का हल है x प्लस 1 बराबर -2x प्लस 4, 3 माइनस 5x बराबर 1/23 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 इसको -2x माइनस 4 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 5x बराबर 1/23। तो x में से 2x गया माइनस x, माइनस 4 प्लस 1 तो -3 बटे 3 माइनस 5x बराबर 1/23। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -23x, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -23x माइनस 69 बराबर 3 माइनस 5x। पक्षांतर कर लेंगे, 5 इधर आ जाएगा, 23x प्लस 5x बराबर 69 प्लस 3, ये 23 में से 5 जाएगा -18x बराबर 69 3 72, x बराबर 72 बटे 18, तो 18 चौको 72, यानी x की वैल्यू आ गई -4। तो जब x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई तो अब हम लोग सभी इक्वेशन में सभी ऑप्शंस में इस x की वैल्यू को रखेंगे, जो भी x इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं, पहला है 5 2x, तो 2 गुणे -4 प्लस 1 बराबर 3, तो -4 प्लस 1, तो ये 4 दूनी 8 -8 प्लस 1, ये 5 बराबर 3 गुणे ये हो गया -3, -8 प्लस 1 -7 गुणे 5 बराबर -9, 7 बचे 35 बराबर -9, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा है 3 ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स यानी -4 प्लस 3 बराबर 2
-4 प्लस 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया -8 प्लस 3 बराबर 2, ये -4 प्लस 3 -1, तो -8 प्लस 3, तो ये हो गया -5 गुणे 3 बराबर -2, तो ये -15 -2 ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 3 फिर 2 गुणे -4 प्लस 3 बराबर 5, ये हो गया -4 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा -4 दूनी 8, यानी ये हो गया -8 प्लस 3, ये हो गया हमारा 5, -4 प्लस 1 -3, तो ये -8 प्लस 3 हो गया, तो ये -5 हो गया गुणे 3 बराबर 5 गुणे -3, तो ये 5 और 3 की गुणा -15 बराबर -15, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस इक्वेशन का जो अन्य हल है वो 3 2x प्लस 3 बराबर 5x प्लस 1 होगा। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू -4 आ गई। सभी ऑप्शंस में हम लोगों ने x की वैल्यू को पुट किया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर आ गया, यानी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जितने भी मैथमेटिकल यानी 20 क्वेश्चन जो मैथमेटिकल थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।